Hello everyone, welcome to ITLS Academy. हमारा आज का लेक्चर है लायोफिलाइजेशन इन वैक्सीन प्रोसेसेस। इसका हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि लायोफिलाइज़र क्या है, लायोफिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, क्या इसके कुछ अच्छे प्रभाव हैं, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं और इसके यूजेस क्या क्या हैं। आज पार्ट 2 में कुछ और चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लायोफिलाइज्ड प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को जब आप लायोफिलाइज करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होती हैं, किन चीज़ों के लिए आप प्रोडक्ट को लायोफिलाइज करते हैं। तो सबसे पहला है स्टेबिलिटी। The fundamental goal of lyophilization is to produce a stable product. सबसे एक फंडामेंटल जो मूलभूत कारण होता है वो यही होता है कि प्रोडक्ट को स्टेबल बनाया जा सके और उसके लिए लायोफिलाइज़र की मदद ली जाती है। Specifically in those cases where a stable liquid formulation cannot be developed. ऐसे केसेस में जहाँ पे कोई लिक्विड फॉर्मुलेशन स्टेबल फॉर्म में डेवलप नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट को लायोफिलाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि वैक्सीन्स के केसेस में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो वैक्सीन प्रोडक्ट है उसको लिक्विड कंडीशन में सारे टेम्परेचर उसको प्रोवाइड नहीं किए जा सकते, तो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ड्राई कर लिया जाता है उसको विद द हेल्प ऑफ लायोफिलाइज़र, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। Stability is determined through long-term studies in which the product is maintained at the required storage condition. Stability को maintain करने के लिए, determine करने के लिए कोई ऐसा नहीं कि आज देखा और आपने प्रोटोकॉल बना दिया हो गया। इसमें लॉन्ग टर्म स्टडीज़ को यूज़ किया जाता है, जिसमें कि प्रोडक्ट को रिक्वायर्ड स्टोरेज कंडीशन में मेंटेन करके काफ़ी लंबे समय तक रखा जाता है for a period equal to or exceeding the desired product shelf life। जैसे कि आप जितने समय के लिए चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट सुरक्षित रहे, तो उतने समय के लिए आप उस प्रोडक्ट को रखते हैं ताकि स्टेबिलिटी को आप पता कर सकें। इसीलिए बोला गया है कि ये लॉन्ग टर्म स्टडी है। 18 to 36 मंथ तक इसको रखते हैं, 2 से 3 साल तक रखते हैं, तब जाके आपको पता चलता है कि आपका प्रोडक्ट स्टेबल है या नहीं है। अगला कैरेक्टरिस्टिक है मॉइस्चर। The stability of the vaccine product may be strongly dependent on the moisture of the final product. फाइनल प्रोडक्ट में कितना मॉइस्चर बचा हुआ है, इस पे स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। कैसे कि अगर लिक्विड कंटेंट है और आपको लायोफिलाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ही है कि आप ये चाह रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट में मॉइस्चर ना रहे, क्योंकि वो प्रोडक्ट को स्टेबल नहीं रहने दे रहा है। स्टिल अगर मॉइस्चर बचा रह गया लायोफिलाइज होने के बाद भी, तो ये स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देता है, उसको अफेक्टेड करता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि मॉइस्चर कंटेंट उसमें ना रहे। The general rule is that stability is improved as lower moisture levels are achieved. जैसे जैसे लोअर मॉइस्चर लेवल होते हैं, मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट, तो स्टेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। वैक्सीन प्रोडक्ट्स टिपिकली हैव अ मॉइस्चर स्पेसिफिकेशन फॉलिंग विद इन द रेंज ऑफ 0 to 5%। जो वैक्सीन प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर उसमें मॉइस्चर का देखें तो 0 to 5% तक का ही इसमें स्पेसिफिकेशन दिया गया है कि इतना हो सकता है। ऑल्दो 0 मॉइस्चर कंटेंट होना तो बेस्ट है, लेकिन फिर भी 0 से 5% की रेंज में इसको ले लिया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है अपीयरेंस। वन इंडिकेटर ऑफ सक्सेसफुल लायोफिलाइजेशन इज प्रोडक्ट केक अपीयरेंस। यहाँ पे केक कौन सी, नॉर्मल बर्थडे केक की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। जब आप वैक्सीन को लायोफिलाइज करते हैं, बहुत सारा आपका कंटेंट है, इतने लिक्विड में ये बहुत सारी आपकी वैक्सीन भरी हुई है,
आपने इसको लायोफिलाइज होने के लिए रख दिया, तो ये सारी जो चीज़ है आपने रखी है, ये कुछ इस तरीके से एक सॉलिड फॉर्म बना लेगी, एक केक के फॉर्म में आपको मिलेगी। तो ये जो केक है, जो प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ लायोफिलाइज होने के बाद में, उसकी अपीयरेंस कैसी है उससे भी पता चलता है कि लायोफिलाइजेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। Lyophilization resulting in an elegant pharmaceutical appearance is generally preferred. जिनमें elegant pharmaceutical appearance मिलती है उनको prefer किया जाता है, and in some markets expected. Markets में इसकी demand भी होती है कि जो product है उसकी appearance ऐसी होनी चाहिए, तभी हम product को लेंगे। Next है reconstitution. The vaccine administrator reconstitutes the vaccine using the prescribed sterile diluent. जो वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, अब आपने तो उसको पाउडर फॉर्म में बना के दे दिया। अब इन्हें क्या करना है, जब वैक्सीन देना है तो डायरेक्टली इस फॉर्म में तो नहीं दे सकते, इसको दोबारा से किसी भी डाइल्यूएंट का यूज़ करके इसको डाइल्यूट किया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। उसको दोबारा से मिक्स किया जा रहा है ताकि उसको लिक्विड फॉर्म में लाया जा सके। रैपिड रिकॉन्स्टिट्यूशन विद मिनिमल एफर्ट लीडिंग टू अ विजुअली क्लियर सॉल्यूशन इज एक्सपेक्टेड। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि रैपिड रिकॉन्स्टिट्यूशन हो, बहुत कम उसमें एफर्ट्स करने हो और विजुअली क्लियर सॉल्यूशन हो एकदम, उसमें किसी भी तरीके की कोई भी इम्प्योरिटी ना देखने को मिले। Deviations from typical reconstitution times may be indicative of an incomplete lyophilization. अगर ये देखा जा रहा है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जो टाइम है वो वेरी कर रहा है और प्रॉपरली वो रैपिडली रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, तो ये माना जा सकता है कि जो लायोफिलाइजेशन है वो इनकम्प्लीट तरीके से हुआ है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इकोनॉमिक कंसिडरेशंस इन लायोफिलाइजेशन प्रोसेस डेवलपमेंट। लायोफिलाइजेशन प्रोसेस डेवलपमेंट में इकोनॉमिक कंसिडरेशंस क्या क्या होती हैं? In the competitive world of vaccines, the speed of the marketplace can be deciding factor for hundreds of millions of dollars in product revenue. मार्केट प्लेस से कितनी जल्दी कौन सी कंपनी वैक्सीन पहुंचा रही है, ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है प्रोडक्ट के रेवेन्यू में, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट की डिलीवरी लेट दे रहे हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपको ऑर्डर नहीं मिलने वाला। तो ये तो मैं नॉर्मली बता रही हूँ, वैक्सीन्स के केस में भी ऐसा ही होता है कि अगर आप स्पीडी डिलीवरी करवा पा रहे हैं तो अच्छा खासा इससे रेवेन्यू मिल सकता है। Once commercialized, the reliability of the process and equipment plays a crucial role in the management of that supply chain and associated revenue streams. जब एक बार कमर्शलाइज्ड हो जाती है, लोग जान जाते हैं, नोन हो जाती है वो, तो जो प्रोसेस और इक्विपमेंट है उसकी रिलायबिलिटी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसके मैनेजमेंट में। साथ ही साथ सप्लाई चेन को भी ये मेंटेन करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Capital cost of lyophilization manufacturing facility is much greater than that for a liquid state product because of the additional equipment required to perform the freeze drying step. जो प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो लायोफिलाइज्ड होते हैं, उनकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें एक एडिशनल स्टेप परफॉर्म कर रहा है। अगर लिक्विड स्टेट में आप डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट को ले रहे हैं तब उसकी कॉस्ट कम होगी, लेकिन अगर वही प्रोडक्ट आपको ड्राइड फॉर्म में चाहिए तो वो थोड़ा सा कॉस्टली होगा, क्योंकि वहाँ पे फ्रीज ड्राइंग हो रही है, मॉइस्चर को निकाला जा रहा है, एक प्रोसेस एक अलग इक्विपमेंट की
ज़रूरत पड़ रही है तो वो कॉस्ट को भी ऑब्वियसली बढ़ाने का काम करेगी। Formulation. Before discussing the fundamental principles of lyophilization, it is important to first describe the impact that the formulation has on lyophilization and vaccine stability. लायोफिलाइजेशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि जो भी फॉर्मुलेशन हो रहा है उसका लायोफिलाइजेशन पे और वैक्सीन की स्टेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। द फॉर्मुलेशन मस्ट ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फ्रीजिंग। फॉर्मुलेशन ऐसा होना चाहिए जो कि प्रोडक्ट को फ्रीजिंग के दौरान प्रोटेक्ट करके रखे। एंड लायोफिलाइजेशन स्टेप्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज वैक्सीन पोटेंसी। लायोफिलाइजेशन स्टेप जो होता है वो ऐसा होना चाहिए कि वैक्सीन पोटेंसी लॉस को मिनिमाइज करके रखे। ऐसा नहीं हो कि आपने लायोफिलाइज किया और वैक्सीन का जो इफेक्टिवनेस है, जो पोटेंशियल है, वो कम हो गया। फॉर दीज रीजन्स द फॉर्मुलेशन मस्ट बी केयरफुली डेवलप्ड। इन रीजन्स के लिए फॉर्मुलेशन को बहुत केयरफुली डेवलप किया जाना चाहिए। Considerations in excipient selection. The fundamental goal of lyophilizing a vaccine is to ensure that potency is adequately maintained over the desired shelf life at storage temperatures acceptable to the marketplace. लायोफिलाइजेशन का जो मेन गोल होता है वो होता है कि वैक्सीन की पोटेंसी को इंश्योर किया जा सके और उसको मेंटेन करके रखा जा सके तब तक जब तक कि जो उसकी डिज़ायर्ड सेल्फ लाइफ है और नॉर्मल स्टोरेज टेम्परेचर जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं उन टेम्परेचर्स पे इसको मेंटेन करके रखा जा सके। The selection of the appropriate excipients is necessary to confer both physical and biochemical stability to the vaccine under consideration. किस तरीके का एक्सिपिएंट यूज़ किया जा रहा है ये नेसेसरी होता है वैक्सीन की फिजिकल एंड केमिकल बायोकेमिकल स्टेबिलिटी दोनों ही के लिए। बायोकेमिकल स्टेबिलिटी नीड्स टू बी ऑप्टिमाइज्ड not only for the shelf life and temperature excursion conditions experienced by the final lyophilized doses form as described previously. बायोकेमिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत क्यों होती है? बायोकेमिकल स्टेबिलिटी से सेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। टेम्परेचर की वेरियस रेंज पे आप अपने प्रोडक्ट को रख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बायोकेमिकल स्टेबिलिटी को ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी होता है क्योंकि बट ऑल्सो फॉर द प्रोडक्ट वाइल इट इज़ इन सॉल्यूशन बिफोर फ्रीजिंग, क्योंकि जब प्रोडक्ट आपका लायोफिलाइज्ड नहीं है, जब सॉल्यूशन है, उस टाइम पे ड्यूरिंग फ्रीजिंग के दौरान जिसको कि क्रायो प्रिजर्वेशन बोला जाता है, ड्यूरिंग लायोफिलाइजेशन जिसको कि लायो प्रोटेक्टेंट बोलते हैं, एंड अगेन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन वाइल द प्रोडक्ट इज इन सॉल्यूशन आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो जो बायोकेमिकल स्टेबिलिटी है ये टेम्परेचर सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के साथ साथ ये तब भी प्रोटेक्ट करती है आपके प्रोडक्ट को जब ये फ्रीज़ होने वाला होता है, जब सॉल्यूशन में होता है, जब फ्रीज़ हो रहा होता है और जब लायोफिलाइज हो रहा होता है। इसके साथ ही साथ जब इसको दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है यूज़ करने के लिए, तब भी ये बायोकेमिकल स्टेबिलिटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। The stability of the formulation before freezing can have a very significant impact on the manufacturing process and the product cost.
जो फॉर्मुलेशन तैयार किया गया है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है फ्रीजिंग से पहले, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट होने वाली है उस पे। Similarly, the biochemical and biophysical properties of the formulation must also be such that the minimal damage to the vaccine occur during the freezing and lyophilization step. बायोकेमिकल और बायोफिजिकल प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मुलेशंस इस तरीके से भी होना चाहिए कि वैक्सीन में फ्रीजिंग के दौरान या फिर लायोफिलाइजेशन के दौरान कोई भी प्रकार का डैमेज ना हो या फिर ना के बराबर डैमेज हो। In addition to the biochemical stability concerns discussed previously, the formulation must also ensure the physical stability and integrity of the lyophilized cake. जो फॉर्मुलेशन होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो फिजिकल स्टेबिलिटी और इंटीग्रिटी जो लायोफिलाइज्ड केक है उसकी स्टेबिलिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखे। As the actual mass of vaccine in the formulation mixture is normally extremely low, जो एक्चुअल मास होता है वैक्सीन का वो बहुत कम होता है क्योंकि जो सॉल्यूशन आपने बनाया है, जो फॉर्मुलेशन बनाया है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक्चुअल मास जो है वैक्सीन का वो बहुत कम है। सो द फॉर्मुलेशन मस्ट इंक्लूड अ बल्किंग एजेंट टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द लायोफिलाइज्ड केक। तो ऐसी चीज़ें फॉर्मुलेशन में होनी चाहिए कि जो लायोफिलाइज होकर आपका प्रोडक्ट या जो केक बन के रेडी हुआ है उसको वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। अब आता है एक्सिपिएंट्स एंड ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। In order to ensure optimal lyophilization performance, it is important to avoid excipients that lower the TZ or collapse temperature TC of the frozen product. जो कोलैप्स टेम्परेचर होता है उसको कम करने वाले या अल्टर करने वाले प्रोडक्ट्स को अवॉइड किया जाना चाहिए एज अ एक्सिपिएंट यूज़। एक्सिपिएंट क्या है हम डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो उससे आप रेफ़र कर सकते हैं। अब ये TG क्या है चलिए देखते हैं। TG is defined as the temperature below which the molecular mobility of the amorphous phase consisting of wound water, vaccine and the vaccine excipients approaches 0। ये वो टेम्परेचर है जिस पे कि चाहे वो एमॉर्फस फेज़ हो, चाहे बाउंड वाटर वाला फेज़ हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे वैक्सीन एक्सिपिएंट हो, सभी की मॉलिकुलर स्टेबिलिटी 0 हो जाती है। मॉलिकुलर इट इज़ नॉट स्टेबिलिटी, इट इज़ मॉलिकुलर मोबिलिटी। ये मॉलिकुलर मोबिलिटी जो TG है इस पे 0 हो जाती है। TG is typically determined using differential scanning calorimetry। ये जो डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोमेट्री है DSC भी इसको बोलते हैं, इसकी मदद से TG को डिटरमाइन किया जाता है। अब आते हैं TC दैट इज कोलैप्स टेम्परेचर। TC is typically a few degrees centigrade higher than that of TG। TG से कुछ डिग्री सेंटीग्रेड ये ज़्यादा होता है। If TC is exceeded during lyophilization, gross defect in the cake appearance may be observed। अगर TC ज़्यादा हो जाता है लायोफिलाइजेशन के दौरान तो जो केक बनेगा, जो आपका ड्राई प्रोडक्ट बनेगा लायोफिलाइजेशन के बाद में, उसकी अपीयरेंस में बहुत सारे डिफेक्ट्स पाए जा सकते हैं। While vaccine potency may be sensitive to exceeding TG, the cake appearance may not be affected during lyophilization until TC is exceeded। अगर देखा जाए तो अगर TG है ये अगर एक्सीड हो सकता है तो अगर TG एक्सीड होता है, बढ़ जाता है, तो पॉसिबिलिटी है कि केक नॉर्मल बने, लेकिन अगर TC दैट इज़ कोलैप्स टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है
तो केक जो बनेगा, जो ड्राइड आपका प्रोडक्ट होगा, उसकी अपीयरेंस चेंज हो ही जाएगी। TC is most often determined using freeze drying microscopy. TC को डिटरमाइन करने के लिए फ्रीज ड्राइंग माइक्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। So thank you very much everyone for watching this session. Follow करिए ITLS Academy को on various social media platforms. Thank you for watching. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. For any kind of help or query, you can call us on our helpline number 7080833450, or you can also visit our website www.itlsacademy.com. So thank you very much everyone. Thank you again for watching this lecture.